माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 8 अप्रैल 2024 को एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर जो जजमेंट दिया गया है, हालांकि अभी कोर्ट ऑर्डर कॉपी आना बाकी है, लेकिन जो जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस ने लिखवाया है उससे एक बात क्लियर है कि ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो कि 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं और जो किसी भी हाईकोर्ट में उनकी एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, वो सारे बीएड अभ्यर्थी अपनी सर्विसेज जारी रख सकते हैं। उनके जॉब पर कोई भी खतरा नहीं होगा। इसके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अभी तक बातें चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ये मैटर डिसाइड करेगा कि हमारा जजमेंट कब से लागू होगा, तो आज के जजमेंट में भी कोई थ्रेशोल्ड डेट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई है। तो क्या ये माना जाए कि ये जजमेंट कब से लागू होगा? क्या ये 25 नवंबर 2021 से ही लागू हो रहा है? इन सबके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट होंगे और जब ये मामले हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट से डिसाइड होंगे, तो क्या इसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि आज रिव्यू के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि हमारा 11 अगस्त का जो जजमेंट था उसको रिव्यू के तौर पर ये जजमेंट माना जाए, तो उस कंडीशन में क्या सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भर्तियों में बीएड को राहत मिल सकती है? इन सबके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे मामले को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट लिखाना शुरू किया तो उन्होंने 25 नवंबर 2021 को जारी किए गए जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया और 11 अगस्त 2023 जब ऑनरेबल स्पेशल बेंच के दोनों जस्टिस के द्वारा जजमेंट लिखा गया, मतलब जजमेंट दिया गया, उस बीच में जो भर्तियां हुई थी उस भर्तियों के बारे में उन्होंने बातें कही हैं। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि चूंकि डायरेक्ट वे में उन्होंने 25 नवंबर 2021 डेट को तो नहीं मेंशन किया कि हमारा फैसला इस दिन से लागू होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में 25 नवंबर 2021 ही डेट, वो डेट निकल करके आ रही है जब से ये फैसला लागू होगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। लास्ट टू लास्ट हियरिंग में, मतलब पिछले 2 हियरिंग में अगर आप देखेंगे, स्पेशल बेंच में जब भी बीएड की एलिजिबिलिटी से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही थी तो मेरिट और लॉ के बेस पर चीजें डिसाइड नहीं हो रही थी, वो सारी चीजें मर्सी के बेस पर चल रही थी। चाहे बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से देख लीजिए या फिर डीएलएड के एडवोकेट्स की तरफ देख लीजिए। बीएड के एडवोकेट्स लगातार ये कह रहे थे कि चूंकि इनको ज्वाइन किए हुए कुछ वर्ष हो गए हैं, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, शादी ब्याह और बच्चे, और साथ ही साथ अगर लोन लिए होंगे तो उन सब की जिम्मेदारियां, अगर एजुकेशन लोन होगा तो उन सब की जिम्मेदारियां होंगी, इसलिए इनको सर्विस से ना निकाला जाए। वहीं डीएलएड के एडवोकेट्स ये दावा कर रहे थे कि ये सारी जिम्मेदारियां तो डीएलएड के अभ्यर्थियों के ऊपर भी है, तो उनको भी ध्यान में रख करके जजमेंट दिया जाए। यानी कि जो लास्ट टू लास्ट दो डेट से हियरिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकार किया था, अगर उन हियरिंग में आप सुनेंगे तो ऑनरेबल जस्टिस ने ये खुद कहा था कि मेरिट और लॉ के बेस पर तो बीएड हार चुका है, यानी जो कुछ भी जजमेंट दिया गया वो मर्सी के बेस पर दिया गया और आर्टिकल 142 में ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए जजमेंट दे सकती है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी जिन भी राज्यों में 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार के हाईकोर्ट के द्वारा या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई भी मैटर इंपोज नहीं किया गया है, वो बिल्कुल सेफ हैं और अपनी सर्विस जारी रख सकते हैं। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, 11 अगस्त के जजमेंट के 46वें पेज में जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मणिपुर मैटर का जिक्र करती है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जब कोई कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दे देती है तब उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। इसीलिए थ्रेशोल्ड डेट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 डेट का मेंशन किया अपने जजमेंट लिखाते समय, क्योंकि वही वो डेट है जब पहली बार इस गजट नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। यानी डायरेक्ट वे में नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 की तिथि लगभग फाइनल कर दी है जब से ये जजमेंट लागू होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर उन भर्तियों का क्या जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, या फिर ऐसे राज्य जहां पर भर्तियां हुई थी इस डेट के बीच में लेकिन वहां पर मैटर कोर्ट में नहीं था। तो चूंकि आप ये देखिए कि यहां पर मर्सी के बेस पर बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, मर्सी के बेस पर बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, और जब भी कोई मैटर डिसाइड करना होता है आप कानून के समक्ष प्रस्तुत होंगे तभी तो आपको न्याय की बात होगी। डीएलएड अभ्यर्थी जहां पर भी जिस भी हाईकोर्ट में चैलेंज किए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तो वो न्याय की मांग कर रहे थे। उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भर्तियों को हाईकोर्ट को डिसाइड करने के लिए मैटर दे दिया है, इस वजह से क्योंकि अगर
सुप्रीम कोर्ट इन अभ्यर्थियों को भी सेव कर देती जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी, मतलब उन बीएड अभ्यर्थियों को भी सेव कर देती, तो कहीं ना कहीं यहां पर उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाता जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी और 1 साल से 2 साल से अपने लिए न्याय का वेट कर रहे थे। चूंकि हाईकोर्ट के हाथ बंधे हुए थे उस समय, क्योंकि मामला एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए हाईकोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया। अन्यथा की कंडीशन में बिहार वाला मैटर हो जाता या फिर छत्तीसगढ़ वाला मैटर हो जाता या फिर मध्य प्रदेश वाला मैटर हो जाता, तो वो 25 नवंबर 2021 के जजमेंट के आधार पर हो सकता है कि अपना जजमेंट सुना देती। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इस वजह से वो अभ्यर्थी, डीएलएड अभ्यर्थी भी न्याय की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए थे कि हमें भी न्याय मिलेगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन भर्तियों पर डायरेक्टली बीएड अभ्यर्थियों को सेफ नहीं किया है, बल्कि जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिए हैं या फिर जो हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग है वहां से वो चीजें डिसाइड होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन बीएड अभ्यर्थियों को सेफ किया है जो कि जहां की भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए अगर किसी डीएलएड अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ही ना हो, किसी राज्य में कोई भर्ती आई और वहां पर किसी डीएलएड अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर क्यों वहां के बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट निकालेगी? जाहिर सी बात है, मर्सी के बेस पर जब डिसीजन हो रहा है और डीएलएड अभ्यर्थी कोई अपोज भी नहीं कर रहा है, मतलब कि वो भर्ती कोर्ट में चैलेंज ही नहीं थी हाई कोर्ट में, तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्यों छेड़ना चाहेगी? यानी कि ये जो जजमेंट आप देखेंगे, डायरेक्ट वे में कोई थ्रेशोल्ड डेट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में 25 नवंबर 2021 का थ्रेशोल्ड डेट निकल करके आ रहा है कि इस दिन से फैसला लागू होगा। जिन राज्यों में चैलेंज किया गया था उन राज्यों में ये भर्तियां बीएड की एलिजिबिलिटी जो है वो रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट तय करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट इन सभी मामलों में अगर मजबूत पैरवी की जाती है तो क्या बीएड को सेफ किया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा, अगर बीएड को सेफ करना रहता तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आज ही उनको सेफ कर देती, आज ही सुप्रीम कोर्ट उनको सेफ कर देती। यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि चूंकि 11 अगस्त का जो जजमेंट था, उस जजमेंट के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट, इसके बाद से बिहार, उसके बाद से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाहर किया है। लेकिन आज का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि 11 अगस्त के जजमेंट का रिव्यू के तौर पर भी ये माना जाएगा। तो रिव्यू के तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो 25 नवंबर 2021 हाईकोर्ट ने जब पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उसके बाद जिन भी राज्यों में भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई तो उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कुछ बोल रही है। यानी अगर आप इस रिव्यू के तौर पर भी मानेंगे तो उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आज भी नहीं उनको सेफ बोल रही है, वो तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 25 नवंबर 2021 के बाद जो भर्तियां हुई हैं और सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं, चूंकि ये रिव्यू के तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाईकोर्ट डिसाइड करेगी, तो रिव्यू में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेफ नहीं कहा है बल्कि हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। और मेरिट और लॉ के बेस पर अगर हाईकोर्ट देखती है तब तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अगर बीएड को यहां से सेफ हाईकोर्ट करती है तो उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। और जब भी मामले कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर मर्सी और लॉ के बेस पर चीज़ें जरूर देखी जाती हैं। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में देखे होंगे कि मर्सी के बेस पर इनको राहत दी गई है बीएड अभ्यर्थियों को, लेकिन उन राज्यों में राहत दी गई है जहां पर कहीं पर भी चैलेंज नहीं था। उन राज्यों में राहत नहीं दी गई है जहां पर चैलेंज था। ध्यान से समझिए, उन राज्यों में राहत दी गई है जहां पर मैटर हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं था, वहां पर राहत दिया गया है। लेकिन जहां पर मैटर चैलेंज था, यानी कि चीजों को बैलेंस करने के लिए कि उस बच्चे के साथ अन्याय ना हो जाए जो डीएलएड का है और पिछले 1-2 साल से न्याय का वेट कर रहा है, उसके साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेफ नहीं किया है बल्कि हाईकोर्ट पर छोड़ दिया है। तो यही मैटर तो फिर हाईकोर्ट में जब चलेगा तो वहां पर भी उठेगा कि अगर बीएड को सेव किया जाता है तो बीच के रास्ते पर अगर हाईकोर्ट जाना चाहेगी तो फिर डीएलएड को भी नौकरी देना पड़ेगा, या तो दोनों को नौकरी दे दे या उस कंडीशन में बीएड को यहां से निकालना ही पड़ेगा। अन्यथा की कंडीशन में या तो दोनों को नौकरी दे या तो बीएड को निकाले, तभी जाकर के चीजें बैलेंस हो पाएंगी। अब ये चीजें राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करती है। जहां पर वैकेंसीज कम है वहां पर तो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन जहां पर वैकेंसीज मतलब बीएड की संख्या बहुत ज़्यादा है वहां पर चीज़ें मैनेजेबल होंगी अथवा नहीं, ये भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन जिस प्रकार से बीएड अभ्यर्थियों को आज सेफ किया गया, कहीं ना कहीं बीच के रास्ते खोल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सभी चीजें हाई कोर्ट में होंगी। लेकिन ये नहीं होगा कि एक तरफा फैसला आ जाए कि बीएड को सेफ कर दिया जाए और डीएलएड के अगेंस्ट में फैसला दे दिया जाए। अगर ऐसा करना होता तो सुप्रीम कोर्ट आज ही ये मैटर डिसाइड कर देती और सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भर्ती से भी बीएड को सेफ पूरी तरीके से कर देती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू में भी उन्हें अनसेफ ही रखा है, मतलब कि उनके मैटर को डिसाइड नहीं किया बल्कि हाईकोर्ट पर छोड़ दिया है। तो यही मैटर तो हाईकोर्ट भी डिसाइड करेगी ना कि अगर हम बीएड को सेफ कर देते हैं तो डीएलएड के साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके डीएलएड अपना जजमेंट या फिर फैसला दे रही होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।